बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी सीटेड दिसंबर 2022 की तैयारी कर रहे हैं। और इससे पहले हम लोगों ने बहुत सी क्लासेस अटेंड कर लिए हैं, बहुत सी चीज़ों को बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। आज की क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पावलोव, इवान पावलोव। हमेशा आपसे इनसे संबंधित प्रश्न तो पूछा ही जाता है। आइए इस क्लास में हम पावलोव पर चर्चा करते हैं। पावलोव को पढ़ने से पहले एक विस्तृत या शॉर्ट कह सकते हैं, विस्तृत नहीं सॉरी, शॉर्ट रूप में आप ये देख सकते हैं कि अधिगम के सिद्धांत कितने हैं और उसके प्रवर्तक कौन कौन से हैं। इस पे हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला सिद्धांत है उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। इसे ही हम SR थ्योरी भी कहते हैं, जिसको किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। फिर देखिए, दूसरा है क्रिया प्रसूत। क्रिया प्रसूत का नाम जैसे ही आता है हमारे मन में तुरंत स्किनर का भाव आने लगता है। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। अभी इस पर हम चर्चा करने चल रहे हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक यही है। समीपता का सिद्धांत किसने दिया? गुथरी ने दिया। समीपता का सिद्धांत किसने दिया? गुथरी ने। देखो, प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया, जिसे गणितीय सिद्धांत भी कहते हैं। प्रबलन के सिद्धांत को हम गणितीय सिद्धांत भी कहते हैं। इसको क्लार्क हल ने दिया था। फिर देखिए, चिन्ह सिद्धांत किसने दिया था? टॉलमैन ने दिया था, है ना। इसकी ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल ऐसे ही समझिए। अगर मैं एक दो ट्रिक आपको बताऊं, पूरी तो नहीं बताऊंगा, दो चार ट्रिकें मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपको पेन दे दूं और कह दूं इस दीवार पर सबसे ऊपर चिन्ह कौन लगा सकता है, तो वही व्यक्ति लगा सकता है जो लंबा होगा। सबसे ऊपर कौन लगा सकता है? जो लंबा होगा। और लंबे को हम क्या कहते हैं? टॉल कहते हैं। तो टॉलमैन का सिद्धांत किससे संबंधित है? चिन्ह सिद्धांत कहते हैं इसे, जिसे किसने दिया था? टॉलमैन ने। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। क्षेत्र सिद्धांत आप ऐसे समझिए कि कुर्ट नाम का एक व्यक्ति था, कुर्ट नाम का एक व्यक्ति था जो लेविन क्षेत्र में रहता था। फिर कुर्ट नाम का एक व्यक्ति था जो कहाँ रहता था? लेविन क्षेत्र में रहता था। तो क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट लेविन ने दिया। फिर देखिए, सोपान सिद्धांत किसने दिया? गैने ने दिया। इसके लिए हम एक कहानी आपको सुनाते हैं कि एक व्यक्ति था जो बहुत भौकाली टाइप का था। अपने फोर व्हीलर से एक चौराहे पे उतरा और दुकान पे गया, पान खाया। दो चार लोगों ने देखा कि वो पान खाया और ऐसे बगल में अपने उसने एक बंदूक खोसी हुई थी। बंदूक को हम क्या कहते हैं? गन कहते हैं। और जो व्यक्ति गन लिया था वो क्या खाया था? पान। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सोपान, पान से क्या बना? सोपान। और गन से क्या बना? गैने। तो सोपान सिद्धांत किसने दिया था? गैने ने दिया था। और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडोरा ने दिया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडोरा ने दिया था। इसको देखिए कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो पुराने जमाने के लोग थे, गंगा नहाने वगैरह या कहीं घूमने वगैरह जाते थे, तो एक गठरी लेकर के साथ में जाते थे। उस गठरी को दूर नहीं रखते थे, अपने पास में ही रखते थे। अर्थात जो ये समीपता है वो पास को दर्शाती है, और वो जो गठरी थी वो किसको दर्शाती है? गुथरी को दर्शाती है। तो समीपता का सिद्धांत किसने दिया? गुथरी ने दिया। ऐसे ही हम लोगों ने हंसी मजाक में कुछ ट्रिक्स बनाए थे। फिलहाल आपको ट्रिक्स से नहीं, ऐसे ही याद कर लेना है। क्या भैया? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर ने। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने। देखो, अनुकूलित अनुक्रिया, आ और आ, ठीक है, वह और वह, इस तरीके से। तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। समीपता का सिद्धांत किसने दिया? गुथरी ने। प्रबलन, देखो, जब आपके पास जब प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो आप उसका हल करते हो, सॉल्यूशन ढूंढते हो, जिसे हम हल कहते हैं। तो प्रॉब्लम या प्रबलन सिद्धांत किससे संबंधित है? सीएल हल से, क्लार्क हल से। चिन्ह सिद्धांत किसने दिया? टॉलमैन ने। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट ने, कुर्ट लेविन ने। कुर्ट नाम का व्यक्ति लेविन क्षेत्र में रहता था। सोपान सिद्धांत किसने दिया? गैने ने। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडोरा ने दिया। तो
तो ये मैंने शॉर्ट में आपको बताया अधिगम के सभी सिद्धांतों को और उनके प्रवर्तकों को, उनके जन्मदाताओं को मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि ये जो समीपता के आधार पर अधिगम होता है, इसको मानने वाले कौन थे? गुथरी और वाटसन। याद रखिएगा, समीपता के आधार पर अधिगम की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसको मानने वाले कौन थे? गुथरी और वाटसन। ठीक है। और पुनर्वलन के आधार पर उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत में ये जो पुनर्वलन है इसका रोल होता है, इसको मानने वाले कौन लोग हैं? ये थॉर्नडाइक है और पावलोव है, स्कीनर है और हल है। देखो बात को आपको समझना कैसे है ये मैं आपको बता रहा हूं। समीपता और पुनर्वलन दो अलग अलग चीजें हैं। कैसे? हमने कहा कि समीपता का मतलब ये होता है कि उद्दीपक और अनुक्रिया का पास पास होना। ओके। और पुनर्वलन का मतलब क्या होता है? जब हम कोई कार्य करते हैं और हमें संतुष्टि मिलती है तो ही हम उस कार्य को करते हैं। ये कौन कह रहा है? ये थॉर्नडाइक कह रहे हैं और पावलोव कह रहे हैं, स्कीनर कह रहे हैं और हल। मतलब जिस कार्य को करने के बाद अगर हमें संतुष्टि नहीं मिलती तो उस कार्य को हम नहीं करते या उस कार्य को हम नहीं सीख पाते। अर्थात संतुष्टि का मतलब पुनर्वलन। ठीक है। और कुछ लोग ये कहते हैं, गुथरी और वाटसन, कि हम सीखते इसलिए हैं क्योंकि उद्दीपक और अनुक्रिया कहाँ होते हैं? पास पास में होते हैं। चलो, ये जो समीपता के आधार पर नाम दिया गया उसका नाम रखा गया संज्ञानात्मक सिद्धांत, अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत। और उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत किस पे बल देता है? पुनर्वलन पे बल देता है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछेगा? यहां से आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है वो समझिए। हमने कहा कि आपसे पूछेगा कि अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत किस पर आधारित है, तो वो आधारित है समीपता पे। अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के समर्थक कौन कौन से हैं? गुथरी और वाटसन। एक प्रश्न ये हो गया, कुछ समझ में आया हो या ना आया हो आप इसको समझिए कि अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, कि अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का आधार क्या है? समीपता। और अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत को देने वाले लोग कौन से हैं? गुथरी और वाटसन। चलो, अधिगम का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का आधार क्या है? तो है पुनर्वलन। इसके समर्थक कौन कौन से हैं? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्कीनर और हल। ये दो प्रश्न आपको समझ में आने चाहिए, बाकी कोई बात आपको समझ में आई हो या ना आई हो, क्योंकि प्रश्न यही बनेगा जो यहां आपके सामने है। ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि अधिगम के मुख्य रूप से 3 लोगों ने सिद्धांत दिए तो 4 लोगों ने, चौथे को भी हम पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं कोहलर। चौथे को भी हम पढ़ेंगे जिसे कहते हैं कोहलर, लेकिन सीटेट में कोहलर नहीं है। तो सीटेट में कौन कौन से लोग हैं? एक पहले व्यक्ति है पावलोव, दूसरे हैं स्कीनर और तीसरे हैं थॉर्नडाइक। पावलोव, स्कीनर और थॉर्नडाइक 3 लोगों की चर्चा हम आपसे अलग अलग रूप में करेंगे। फिर देखिए, सबसे पहला व्यक्ति जिसे कहते हैं पावलोव, इवान पावलोव। ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे, रशियन मनोवैज्ञानिक थे। 1904 में इनके प्रयोग के लिए जो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, उसके पाचन ग्रंथि पर प्रयोग किया था, लार पर प्रयोग किया था, उसी के लिए सबसे पहले व्यक्ति रूसी व्यक्ति थे जिसे 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। लार ग्रंथि पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। इन्होंने पाचन ग्रंथि का अध्ययन किया था। अनुबंधन का जनक कहा जाता है। अनुबंधन का मतलब होता है जुड़ना। अनुबंधन का मतलब क्या होता है? जुड़ जाना, ऐड हो जाना। जैसे आप समझो कि मान लीजिए कि इनके कुत्ते का ही उदाहरण लीजिए। इन्होंने अपने कुत्ते को, भूखे कुत्ते को एक किसी चीज में बांध दिया, रख दिया, उसके सामने भोजन ले आया। भोजन को देख करके इनके कुत्ते के मुंह से लार गिरने लगा। ओके, ये क्या कहलाएगा? अनुबंधन। लेकिन एक ऐसा अनुबंधन है स्वाभाविक या प्राकृतिक। स्वाभाविक या प्राकृतिक, भूखे व्यक्ति को भोजन को देख करके लार आएगा। लेकिन ये दिखाना ये चाहते थे कि भोजन के अलावा भी क्या भोजन के गुण किसी अन्य कृत्रिम वस्तु में भी जा सकते हैं? क्या प्राकृतिक रूप में जो भोजन है उसका गुण हम किसी कृत्रिम में रख सकते हैं कि नहीं? इन्होंने किया क्या कि पहले भोजन दिया तो लार गिरा,
एक दिन केवल घंटी बजाया, कुत्ते को कोई मतलब नहीं। फिर एक दिन इन्होंने क्या किया, भोजन और घंटी को एक साथ ले आया। फिर कुत्ते के मुंह से लार गिरा। 2-4-10 दिन ये ऐसे करते ही रह गए। भोजन घंटी साथ में ले आए, भोजन घंटी साथ में ले आए। अब कुत्ता ये जानने लगा कि भोजन और घंटी साथ में आता है। घंटी की जो छवि थी, जो दृश्य था, उसके मस्तिष्क में बन चुका था। एक दिन इन्होंने पहले घंटी बजाया और भोजन कुछ सेकंड बाद दिया, तो इन्होंने देखा कि भोजन तो नहीं आया था, लेकिन घंटी को देखते ही, घंटी के बजते ही उसके मुंह से लार गिरने लगा। ये यही बात सिद्ध करना चाहते थे कि क्या प्राकृतिक के गुण अप्राकृतिक में भेजे जा सकते हैं कि नहीं। अभी तक भोजन को देख करके कुत्ते के मुंह से लार गिर रहा था, अब घंटी के सुनने से उसके मुंह से लार गिरने लगा, अर्थात अनुबंधन स्थापित हो गया। जो कुत्ते की प्रतिक्रिया थी, अनुक्रिया थी, वो भोजन से नहीं बल्कि किससे जोड़ दी गई, घंटी से जोड़ दी गई। इसे एस प्रकार का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि घंटी और भोजन को स्टिमुलस कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं, इसलिए इसे हम एस प्रकार का सिद्धांत भी कहते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या किया इन्होंने। इनके सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है। इवान पावलोव के सिद्धांतों के नाम, सबसे पहला नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का नाम, क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी। दूसरा है अनुकूलित अनुक्रिया, सबसे फेमस ये वाला, फिर ये वाला। फिर तीसरा है अनुकूलित प्रत्यावर्तन या सहज संबंध का सिद्धांत। अनुकूलित, अनुकूलित शब्द को याद रखना। अनुकूलित का मतलब भोजन को छोड़ करके इन्होंने कुत्ते को घंटी से अनुकूलित कर दिया था। अनुकूलित का मतलब जुड़ जाना, मेल मिलाप कर लेना, ठीक है। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, या इसी को हम सहज संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। चलो भाई, ये हमने नाम पढ़ लिए पावलोव के सिद्धांत के। अब इनकी दो किताबें, उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहली किताब का क्या नाम था, कंडीशनल रिफ्लेक्सेस, और दूसरी किताब का नाम था लेक्चर्स ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्सेस, ठीक है। ये दो किताबें थी, पावलोव के द्वारा लिखी गई थी। इसी किताब में इन्होंने जन्म दिया था, ठीक है, इस सिद्धांत को। आइए हम समझते हैं उद्दीपक और रिस्पांस को पहले, फिर इनके सिद्धांत को समझते हैं। उद्दीपक ये कुछ आपके सामने लिखे गए हैं, और इनके कारण कौन सी अनुक्रिया होती है उसकी भी यहाँ पे चर्चा हमने किया। जैसे इमली को देखकर मुंह में लार आना, सांप को देख करके मन में डर आना, प्रकाश को देख करके पलके झपकाना, शिक्षक को देख करके अभिवादन करना, खड़े होना, नमस्ते करना, फोन को उठा करके हेलो बोलना या उठाने के लिए आगे बढ़ना। तो होता क्या है कि अनुक्रिया, कुछ विशेष अनुक्रियाएं होती हैं जो विशेष उद्दीपकों से ही होती हैं, ठीक है, उनसे जुड़ी हुई होती हैं। इसी को हम अनुबंधन कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं। आइए सबसे मेन पेज इस पीपीटी का, जहां से प्रश्न आपको मिलेगा। पावलोव ने स्वाभाविक उद्दीपक शब्द को प्रयोग किया। स्वाभाविक उद्दीपक को ही हम प्राकृतिक उद्दीपक कहते हैं, इसी को हम नेचुरल स्टिमुलस कहते हैं, या इसी को हम अनकंडीशनड स्टिमुलस यूसीएस कहते हैं, जिसको हमने क्या, भोजन, भोजन को ही हम अनकंडीशनड स्टिमुलस यूसीएस कहते हैं, या प्राकृतिक उद्दीपक या स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। ओके, भोजन की वजह से जो लार आ रहा था उसे हम अनकंडीशनड रिस्पॉन्स यूसीआर कहते हैं, या इसी को प्राकृतिक अनुक्रिया कहते हैं, या इसी को स्वाभाविक अनुक्रिया कहते हैं। पहले आपको इतनी बातें समझना चाहिए। क्या था, भोजन था और लार था। भोजन को कितने नामों से जानते हैं ये मैंने आपको बताया। फिर लार को कितने नामों से जानते हैं, मैंने इसकी भी चर्चा आपसे की। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि अब जो घंटी बजी भोजन के साथ में, वो कंडीशनड स्टिमुलस थी, वो सीएस था, यूसीएस नहीं था, अर्थात वो प्राकृतिक नहीं बल्कि कैसा उद्दीपक था, अप्राकृतिक उद्दीपक था। वो स्वाभाविक नहीं बल्कि अस्वाभाविक था या कृत्रिम उद्दीपक था, ठीक है।
इस घंटी से हमने लार को अनुकूलित कर दिया, अर्थात घंटी को सुन करके उसके मुंह से लार गिरने लगा। अब ये जो लार है यहाँ पे भोजन से जुड़ा हुआ था तो इसे हम यूसीआर कहते थे, लेकिन घंटी से जुड़ गया इसलिए इसे हम सीआर या कंडीशनड, मतलब जब तक घंटी बजेगी नहीं तब तक लार गिरेगा नहीं, कंडीशनड रिस्पॉन्स हमने कहा, या इसी को हमने क्या कहा, अप्राकृतिक अनुक्रिया हमने नाम दिया। देखो ये लार प्राकृतिक था लेकिन ये लार कैसा हो गया, अप्राकृतिक, क्योंकि ये लार भोजन से जुड़ा हुआ था, ये लार किससे जुड़ गया है, घंटी से। ठीक है, इस लार को हम स्वाभाविक कहते थे, इस लार को हम अस्वाभाविक कहेंगे। इस लार को हम प्राकृतिक कहते थे, इस लार को हम कृत्रिम या अप्राकृतिक कहेंगे। तो पूरा खेल तुम्हारा टिका हुआ है। यूसीएस किसे कहते हैं, भोजन को, यूसीआर किसे कहते हैं, लार को, सीएस किसे कहते हैं, घंटी को। हिंदी में पूछेगा तो अप्राकृतिक उद्दीपक क्या है, घंटी। ठीक है, अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है, घंटी। स्वाभाविक उद्दीपक या प्राकृतिक उद्दीपक क्या है, भोजन। फिर देखिए स्वाभाविक अनुक्रिया या प्राकृतिक अनुक्रिया क्या है, लार। अस्वाभाविक अप्राकृतिक कृत्रिम अनुक्रिया क्या है, ये लार जो घंटी की वजह से गिर रहा था। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। भोजन से लार, फिर भोजन के गुण किस में ट्रांसफर कर दिए, घंटी में, फिर घंटी की वजह से क्या गिरने लगा, लार। ठीक, तो भोजन की वजह से लार गिरा तो उसे हम यूसीएस कहते हैं। यूसीएस, जो लार गिरा उसे हम यूसीआर कहते हैं, अनकंडीशन, मतलब ये कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन घंटी क्या थी, एक कंडीशन थी, तब लार गिर रहा था, इसलिए इसे हम सीएस या सीआर कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए कुछ और तथ्यों को पावलाव के द्वारा जो दिए गए थे उस पर हम पढ़ते हैं। ये पावलाव का कुत्ता है ना, इसको हम इसी नाम से जानते हैं, पावलाव के कुत्ते के नाम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि जो इन्होंने प्रयोग किया उसमें तीन चीजों को या तीन लेवल का प्रयोग किया। एक बिफोर कंडीशनिंग, फिर ड्यूरिंग कंडीशनिंग, और एक क्या किया, आफ्टर कंडीशनिंग। मतलब प्रयोग के पहले की क्या घटना थी, और प्रयोग के समय क्या घटना थी, और प्रयोग के बाद क्या घटना थी। प्रयोग के पहले इन्होंने भोजन दिया, यूसीएस दिया, उसके मुंह से सैलिवेशन हुआ, यूसीआर, मतलब जो लार गिरा उसे हम यूसीआर कहेंगे। ठीक है, एक दिन इन्होंने केवल घंटी बजाया, कुत्ते ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। ठीक है, चलो ये इसी पहले का ही अंग माना जाएगा। ड्यूरिंग द कंडीशन हमने बेल और फूड एक साथ रखा, मतलब प्राकृतिक उद्दीपक भोजन और अप्राकृतिक उद्दीपक घंटी को एक साथ रखा। ठीक है, तो हमने देखा कि उसके मुंह से सैलिवेशन आया, यूसीआर गिरा। ये घंटी की वजह से नहीं गिरा था, ये किसकी वजह से गिरा था, भोजन की वजह से। लेकिन हम भोजन के गुण को किस में ट्रांसफर करना चाहते थे, घंटी में। ये काम लगभग हफ्ते 10 दिन चला। अब कुत्ता हैबिचुअल हो गया, किसका, एक बात जानने लगा कि भोजन और घंटी साथ में आते हैं। एक दिन जब ये आदत इसकी पड़ गई घंटी और भोजन की एक साथ लार गिराने की, एक दिन इन्होंने किया क्या, पावलाव ने केवल घंटी बजाया और देखा कि उसके मुंह से सैलिवेशन होने लगा या उसके मुंह से लार गिरने लगा। अब उन्होंने देखा कि अभी तक तो भोजन को देख करके लार गिर रहा था, लेकिन अब घंटी को देख करके लार गिरने लगा, अर्थात हमने प्राकृतिक उद्दीपक के गुण किसमें ट्रांसफर कर दिए, अप्राकृतिक उद्दीपक में। आइए एक व्यवहारिक ढंग से इसको समझते हैं। मान लीजिए किसी लेडी को एक न्यू बॉर्न चाइल्ड हुआ, है ना, नवजात शिशु नियोनेट पैदा हुआ। अब वो ऑफिस में जॉब करती हैं, तो वो ये चाहती हैं कि कोई एक औरत या जो पालने वाली औरतें होती हैं वो हम उसको लगा दे और हम ऑफिस जाएं, वो हमारे बच्चे की देखरेख करे। बाई बोलते हैं, है ना। ठीक है, अगर वो पहले दिन ही उसे दे दें तो जो बच्चा है वो नहीं रह सकता, क्योंकि वो उसका हैबिचुअल नहीं है, उस बाई का हैबिचुअल नहीं है। लेकिन 1 महीने 2 महीने तक उस औरत को जो बच्चे की ओरिजिनल माँ नहीं होती है, और ओरिजिनल माँ जो प्राकृतिक माँ है वो भी रहती है साथ में, जो कृत्रिम माँ है वो भी साथ में, बाई जिसे कहते हैं, दोनों साथ में रहती हैं। अब बच्चे को यह पता चल गया कि दोनों हमको पालती हैं, है ना, दोनों हमारे पालने वाली हैं।
अब धीरे से मम्मी खिसक लेती हैं और जो बाई होती है बच्चे को आराम से पालने लगती है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो उससे भी जुड़ जाता है। इसी को हम कहते हैं अनुबंधन। इसी को हम क्या कहते हैं? अनुबंधन कहते हैं। माँ के गुण किस में चले गए? बाई में चले गए, जो अप्राकृतिक थी, प्राकृतिक नहीं थी। ओके, तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि कितने लेवल में प्रयोग किया है, तो 3 लेवल में। बिफोर कंडीशनिंग, है ना, फिर ड्यूरिंग कंडीशनिंग, फिर आफ्टर कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब जुड़ना, अनुबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना। फिर देखिए कुछ शब्द जो इवान पावलोव से संबंधित है। सामान्यीकरण, सामान्यीकरण का मतलब होता है जब घंटी से उसके मुंह में लार गिरने लगे। अब वो कोई भी घंटी सुनता है, स्कूल की, ट्रेन की, फोन की, कोई भी घंटी सुनता है, लार गिरने लगता है। सामान्यीकरण मतलब घंटी से जुड़ गया। विभेदीकरण का मतलब अब वो अपने भोजन वाली घंटी को पहचानने लगा है। अब वो ट्रेन की घंटी से, स्कूल की घंटी से लार नहीं गिरा था, उस भोजन की घंटी में और अन्य घंटियों में, बेल्स में अंतर स्पष्ट करने लगा। इसी को कहते हैं विभेदीकरण के गुण। फिर देखिए विलुप्तीकरण के गुण। अगर उसके साथ हम मजाक करें, उसको केवल हम घंटी बजाएं लेकिन भोजन ना दें, फिर घंटी बजाएं लेकिन भोजन ना दें, फिर घंटी बजाएं लेकिन भोजन ना दें, वो समझ जाएगा कि मेरे साथ मजाक हो रहा है। अब उसके अंदर से लार गिराने की जो प्रक्रिया है धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, है ना। क्योंकि जरूरत क्या थी कि बेल के साथ में भोजन का होना आवश्यक था यदि प्रयोग करना है तो। और अगर आप मजाक करेंगे तो धीरे धीरे उसके अंदर ये गुण क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। अचानक वापसी का मतलब ये होता है कि एक दिन उसने वही घंटी सुना और उसको अपनी पुरानी याद आ गई। जैसे आपको अपनी कभी कभी पुरानी यादें ताजी हो जाती हैं, उसी को कहते हैं अचानक वापसी। एक दिन घंटी सुना, बहुत दिन बाद उसके मुंह से लार गिरने लगा। यहाँ 2 बातें थी। एक, कुत्ता निष्क्रिय था, जबकि थॉर्नडाइक में जो बिल्ली थी, स्किनर का जो कबूतर था, वो सब सक्रिय अवस्था में थे। और भोजन प्राप्त होना आवश्यक है। अगर कंडीशन स्थापित करना है, संबंध स्थापित करना है, तो भोजन प्राप्त होना आवश्यक है घंटी के बाद। अगर नहीं होगा तो फिर कुत्ता समझ जाएगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, लार गिराने का कोई मतलब नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये 4 शब्द थे उनके सिद्धांत के, जो मैंने आपको बताया। और कुछ नोट पॉइंट के रूप में देखते हैं। इन्होंने कहा कि ये जो अनुबंधन होता है वो कितने प्रकार का होता है, जो संबंध बनता है, रिलेशन बनता है, वो कितने प्रकार से बनता है। सबसे पहला होता है समकालिक, फिर होता है, एक मिनट, सबसे पहला होता है समकालिक, फिर होता है विलंब, फिर होता है संकेत, फिर होता है पश्चगामी। इन चारों में क्या अंतर है ये उसको देखते हैं। अगर घंटी बजी और खाना आया, मतलब घंटी बजी और 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद खाना आ गया, तो इसे समकालिक कहते हैं, ठीक है। और घंटी बजती रही, घंटी बजने के साथ ही खाना आ गया, इसे विलंब अनुबंधन कहते हैं। घंटी बजी, उसके कुछ देर बाद खाना आया, है ना, ये क्या था? संकेत था। खाना आया फिर घंटी बजी, खाना पहले आ गया, घंटी बाद में बजी, ये कैसा था? पश्चगामी, है ना। घंटी बजी, खाना आया तुरंत साथ में ही लगभग, और घंटी बजती रही, खाना आ गया, घंटी बजी कुछ देर बाद खाना आया, खाना आ गया फिर घंटी बजी। ये चारों नाम अलग अलग हैं, लेकिन अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कंडीशन है, कौन सा अनुबंधन है, तो घंटी बजती रहे और खाना आ जाए, इसे सबसे मजबूत कंडीशन कहेंगे, सहसंबंध कहेंगे, अनुबंधन कहेंगे। इसी को हम विलंब अनुबंधन भी कहते हैं, इसी को हम विलंब अनुबंधन भी कहते हैं। तो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि सबसे बेस्ट कंडीशनिंग कौन सी है, समकालिक, विलंब, संकेत या पश्चगामी, तो आप किस पर टिक लगाएंगे? विलंब पर टिक लगाएंगे। चलो हमने इसको देखा, पावलोव को काफी अच्छे से हमने पावलोव को पढ़ा, पावलोव के सिद्धांतों को समझा, कुछ नोट पॉइंट्स पढ़े, कितने लेवल में उन्होंने किया, कितने प्रयोग किए, आफ्टर कंडीशनिंग और ड्यूरिंग कंडीशनिंग, बिफोर कंडीशनिंग, इसको भी हमने देखा। इस तरीके से हमने पावलोव को पढ़ा। पावलोव से एक प्रश्न जरूर आपको मिलेगा। इस क्लास को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से इसी क्लास से ही प्रश्न आपको मिल जाएगा, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। कहना यह था कि ये
इससे पहले भी काफी कुछ हमने पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। आराम से शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आपके लिए इसी तरीके से अच्छे बहुत बेहतरीन वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।